वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। रामलाल नीलाम घर पहुंच चुका था। वो पहले कभी वहां नहीं आया था, इसलिए हैरान नज़रों से चारों तरफ देख रहा था। इतवार का दिन था, दफ्तर में छुट्टी थी। उसने सोचा कि वो बिस्तर पर ही नाश्ता करेगा और दोपहर के खाने तक यूं ही बिस्तर पर पड़े पड़े कोई नॉवेल या किताब पढ़ता रहेगा। लेकिन बीवी के हुक्म के आगे उसकी एक नहीं चली। अखबारों में नीलाम होने वाली चीज़ों की डिटेल छपी थी और उनमें एक अलमारी भी शामिल थी। उसकी बीवी मालती को घर में कपड़ों की अलमारी की कमी शिद्दत से महसूस होती थी। उसने अपने पति रामलाल को मजबूर किया कि वो नीलाम घर जाकर अलमारी हासिल करने की कोशिश करे। इस तरह रामलाल नीलाम घर पहुंचा। उसे क्या मालूम था कि उसकी ज़िंदगी में ये दिन ऐसा होगा जिसे वो सारी उम्र भुला नहीं सकेगा। वो एक आम आदमी था। सीधे साधे अंदाज में उसने पढ़ाई लिखाई की, मुलाजिम हुआ, शादी की और एक बच्चे का बाप बनकर सुकून और आराम से ज़िंदगी गुजार रहा था। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसके साथ आज इतनी अजीबोगरीब घटना पेश आएगी। नीलाम घर में पहुंचने के बाद सबसे पहले उसने उस अलमारी को देखकर ये इत्मीनान कर लिया कि अलमारी ज़्यादा इस्तेमाल की हुई नहीं है। अलमारी पर सिर्फ पेंट की ज़रूरत थी। नीलाम में अलमारी का नंबर 7वां था। उसके बाद उसने और चीज़ों पर नज़र दौड़ाई, मगर उसे दूसरी चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो अपना वक्त काट रहा था। इतने में नीलामी शुरू हुई। लोग कुर्सियों पर आकर बैठ गए। जिनको कुर्सियां नहीं मिली वो पतलून की जेबों में हाथ डाले इधर उधर खड़े हो गए। नीलाम शुरू हुआ। नीलामी की तेज़ आवाज़ गूंजने लगी। हर चीज़ की नंबर से बोली होती रही, यहाँ तक कि 5 चीज़ें नीलाम हो गईं। 7वें नंबर पर अलमारी का नीलाम होना था। इसी बीच वहाँ पर किताबों का बंडल लाया गया, जिसे नौकर ने नीलाम वाली मेज़ के नीचे स्टेज पर रख दिया। रामलाल उन पुरानी किताबों के बंडल को गौर से देखने लगा। फुर्सत में उसे कुछ न कुछ पढ़ने का शौक़ था। दिल ही दिल में वो सोचने लगा कि शायद इनमें उसे पढ़ने के लायक कोई किताब निकल आए। अंदाजे से लगता था कि 19-20 किताबें उस बंडल में मौजूद होंगी। एक किताब जो बीच में थी काफ़ी बड़ी और मोटी नज़र आ रही थी। सारी किताबें काफ़ी पुरानी मालूम हो रही थीं। उनके शुरू और आखिर के पेज गायब थे, इसलिए उन किताबों के नाम का पता लगाना भी मुश्किल था। रामलाल ने सोचा कि वो इन किताबों को ख़रीद लेगा। वो इन्हीं सोचों में उलझा हुआ था कि अलमारी का नीलाम शुरू हो गया और अलमारी बहुत सस्ते दामों में उसे मिल गई। किताबों के बंडल के साथ लटके हुए कार्ड से पता चला कि उसके नीलाम का नंबर 13वां था। रामलाल वहीं रहा। आखिर 13वां नंबर भी आ गया। नीलामी करने वाले ने अपने सामने किताबों के बंडल को रखते हुए कहा, ये कुछ पुरानी किताबें हैं। किस किताब का क्या नाम है ये मालूम होना मुश्किल है। बहरहाल इतना ज़रूर है कि इन किताबों में से कोई बहुत काम की किताब निकल सकती है और इसको कोई पढ़ने वाला शौकीन ही खरीद सकता है। उन पुरानी किताबों से किसी को कोई दिलचस्पी नहीं थी और रामलाल ने बहुत थोड़े पैसों में किताबों का वो बंडल ले लिया। रामलाल ने अलमारी ठेले पर रखवा दी। किताबों का वो बंडल उसने अपने स्कूटर के पीछे रख लिया और घर चल दिया। जब उसकी बीवी ने किताबों का बंडल देखा तो पूछा, ये क्या उठा लाए हैं आप? रामलाल झेंप कर बोला, यूं ही सस्ती मिल गई, शायद कोई काम की किताब निकल आए। वो अपने कमरे में जाकर बंडल खोलकर बैठ गया और बारी बारी से किताबों को देखने लगा। सचमुच उसमें सब आम सी किताबें थीं। किस्सा तोता मैना, किस्सा गुल बकावली, कुछ पुराने नावल थे। ये सब किताबें रामलाल ने एक तरफ रख दी। सबसे आखिर में उसने वो मोटी और पुरानी किताब हाथ में ले ली। वो एक तरह का रजिस्टर था, जिसमें कहीं तो अखबार के कटिंग्स चिपके हुए थे, कहीं तस्वीरें और कहीं कार्टून।
रजिस्टर के आधे से ज़्यादा पेज पर पुराने टिकट चिपके हुए थे। उन पुराने टिकटों को देखकर रामलाल उछल पड़ा। उसे टिकट जमा करने का शौक तो नहीं था, लेकिन वो इतना ज़रूर समझ गया कि इन टिकटों के अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। ये भी पॉसिबल था कि उनमें से कुछ टिकट बहुत ज़्यादा कीमती हों। ये तो कोई टिकट जमा करने वाला ही बता सकता था। रामलाल एक ऐसे आदमी को जानता था। उसका नाम था देवदत्त। रामलाल ने सोचा कि अगर 2-4 रुपए खर्च करके 2-4 हज़ार के टिकट बिक जाएं, तो ये सौदा कितना अच्छा होगा। उसने सोचा कि उसे देवदत्त से मिल ही लेना चाहिए। देवदत्त 30-32 साल का कुंवारा नौजवान था। ज़्यादातर वो बेकार काम करता रहता था। अक्सर वो दूसरे शहरों में घूमा करता था। इन्हीं बेकार के कामों में टिकट जमा करने का शौक भी था, लेकिन इस मामले में उसकी जानकारी बहुत काफ़ी और गहरी थी। उसके ज़रिए रामलाल ये पुराने टिकट अच्छी कीमत पर बेच सकता था। रात हुई तो रामलाल सोने से पहले भी उसी रजिस्टर के पेज पलटता रहा, यहाँ तक कि उसकी बीवी ने उकताकर कह दिया, न जाने इस मोटे और पुराने रजिस्टर में क्या है जो तुम इसी में उलझे हुए हो। ये सुनकर रामलाल ने सोने के कमरे में रखे हुए लंबे सोफे पर उस मोटे रजिस्टर को रख दिया। रोज़ाना की तरह थोड़ी देर बातें करते करते उसकी बीवी गहरी नींद में डूब गई। अपनी आदत के मुताबिक रामलाल कोई किताब पढ़ता रहा और जब नींद आने लगी तो चादर ओढ़कर सो गया। मियाँ बीवी के पलंग ऊपर की मंजिल वाले एक कमरे में एक बड़ी खिड़की के करीब बिछे हुए थे। चांदनी रात थी। खिड़की के शीशों से चांदनी छन छन कर अंदर आ रही थी, जिसकी वजह से सारे कमरे में हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी। अचानक रामलाल की नींद उचट गई। उसे अजीब सा लगा, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसकी नींद बिला वजह नहीं टूटी, लेकिन किस वजह से उसकी नींद टूटी है उसे इसका पता नहीं चल रहा था। वो हमेशा मुंह चादर से ढककर सोता था। उसने महसूस किया कि कुछ अजीब बात ज़रूर है। ये एहसास करते ही उसने पहले आंखें खोली, फिर धीरे से चादर खिसकाई। उसके बाद इधर उधर नज़रें दौड़ाई, लेकिन कमरे में उसे कोई ख़ास बात महसूस नहीं हुई। बाहर से आती हुई चांदनी कमरे के अंदर फैली हुई थी। बराबर वाले पलंग पर उसकी बीवी अपने बच्चे को लिपटाए गहरी नींद सो रही थी। हर तरफ खामोशी और सन्नाटा छाया हुआ था। इसके बावजूद रामलाल को अजीब सा महसूस हो रहा था। पता नहीं ये कैसा एहसास था। अचानक उसके कानों में एक अजीब सी आवाज़ आई, एक लड़की की हंसी की आवाज़। उसने झट अपनी बीवी की तरफ देखा। वो गहरी नींद सो रही थी। तो क्या उसके कानों को धोखा हुआ था? फिर वही हंसी, जैसे कोई लड़की बहुत ही मीठी आवाज़ में हंस रही हो। इस बार हंसी की आवाज़ बिल्कुल साफ थी। किसी धोखे या वहम का सवाल ही नहीं था। रामलाल ने दोनों कोहनियों को बिस्तर पर टिकाकर कंधे जरा ऊपर उठाए और गर्दन घुमाकर इधर उधर देखा। कमरे में अंधेरा ज़रूर था, लेकिन चांदनी की वजह से इतना अंधेरा भी नहीं था कि कोई अंदर खड़ा हो और वो नज़र ना आए। लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। हंसी की आवाज़ फिर सुनाई दी। ये आवाज़ उसके पायती की तरफ से आ रही थी। उसने आंखें फाड़ कर पायती से ज़रा फासले पर सोफे की तरफ नज़र दौड़ाई। अब उसे मोटे रजिस्टर का ख्याल आया। धुंधली रोशनी में उसने रजिस्टर का ऊपर का हिस्सा इस तरह उठाया जैसे संदूक का ढक्कन उठाया जाता है। फिर अचानक लंबी पतली और कोरी कोरी उंगलियां वहां नजर आईं। रजिस्टर का वो हिस्सा और ऊपर उठा। रामलाल फटी फटी आंखों से ये सब देख रहा था। अब उसे बड़ी बड़ी काली आंखें दिखाई दी। दोनों आंखों की लंबी और काली पलकें झपक रही थीं। और फिर धीरे धीरे एक दिलकश चेहरा नजर आया,
जिसके आसपास काली जुल्फें बिखरी हुई थीं। रामलाल उस खूबसूरत चेहरे को टिकटिकी बांधे देखे जा रहा था। लड़की के होठ हिले, दूधिया दांत चमके और फिर उसकी हंसी की वही आवाज़ सुनाई दी। रामलाल सकते में आ गया। वो ये सब मामला समझ नहीं पाया। सोफे पर सिर्फ रजिस्टर रखा था, कोई संदूक नहीं था। फिर ये चेहरा कहाँ से उभर रहा था? हड़बड़ाकर रामलाल ने जल्दी से टेबल लैंप जला दिया। कमरे में तेज रोशनी फैल गई, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था। सोफे पर रजिस्टर ज्यों का त्यों पड़ा था। रामलाल काफी देर तक बैठा सोचता रहा कि जो कुछ उसने देखा था वो ख्वाब था या उसका वहम। क्या हंसी की आवाज भी उसके कानों का धोखा था? वो इस नतीजे पर पहुंचा कि जरूर ये सब उसका वहम था, वरना भला रजिस्टर के अंदर लड़की कहां से आ जाती। इसके बाद रामलाल सो नहीं सका। वो सुबह होने तक किताब पढ़ता रहा। जब बाहर सड़क पर लोगों का हल्का हल्का शोर सुनाई देने लगा तो वो लैंप बुझाकर फिर सो गया। अपनी आदत के मुताबिक सुबह को 6 बजे उसकी बीवी जाग गई, लेकिन रामलाल सुबह को देर तक सोता रहा। उसने रात वाली घटना का जिक्र किसी से नहीं किया। बीवी से भी उसने कुछ नहीं कहा। वैसे रात को ही उसने डर कर यह फैसला कर लिया था कि वो जल्द ही उस रजिस्टर को देवदत्त के पास छोड़ आएगा। लेकिन दिन में उसका डर कुछ कम हो गया कि रात को जो कुछ उसने देखा था सिर्फ उसका वहम था। दफ्तर में भी वो बहुत बिजी रहा और देवदत्त के पास जाने का ख्याल उसे नहीं रहा। शायद दिल की गहराई में उसने ये फैसला कर लिया था कि एक रात वो इस रजिस्टर को और अपने पास रखेगा ताकि अपना वहम दूर कर सके। दूसरी रात सोने से पहले रामलाल खूब अपनी बीवी से हंसता बोलता रहा। उसका दिल बिल्कुल हल्का फुल्का हो चुका था। थोड़ी देर एक नावल पढ़ने के बाद उसे खूब गहरी नींद भी आ गई और वो चादर ताने सो गया। अचानक उसकी नींद टूट गई। उसे यूं लगा जैसे उसकी नींद पूरी हो चुकी है और वो पूरी तरह फ्रेश है। इसके साथ ही उसे ये भी एहसास हुआ कि उसकी नींद किसी खास वजह से भी टूटी है। बिल्कुल पिछली रात की सी हालत हो रही थी। उसने अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी की रेडियम वाली सुई पर नज़र डाली। 2 बज रहे थे। उसका दिल खुद ब खुद जोर जोर से धड़कने लगा और फिर अचानक उसके कानों में कल रात वाली हंसी की आवाज़ सुनाई दी। उसने फौरन सोफे की तरफ देखा। आज फिर उसे कल वाली लड़की का चेहरा नजर आया। वो भी अपनी नशे भरी आंखों से उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। पिछली रात तो उसे उस लड़की का सिर्फ चेहरा नजर आया था, लेकिन आज वो उस रजिस्टर से पूरी तरह निकल खड़ी हुई। रामलाल का दम अटक गया। वो लड़की सर से पांव तक गहनों से लदी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो गहनों ही के कपड़े पहने थी। उसके जिस्म का अंग अंग साँचे में ढला हुआ नजर आ रहा था। जैसे ही उसने कमरे के फर्श पर कदम रखा, पायल की झनकार गूंज उठी। वो धीरे धीरे अपनी पायल छनकाती हुई और नपे तुले कदम बढ़ाती हुई रामलाल की तरफ बढ़ी। जब वो पलंग के करीब आई तो रुक गई। रामलाल उछलकर उठ बैठा। उसकी सांस तेजी से चलने लगी और सारा जिस्म पसीने से भीग गया। गहनों से लदी हुई वो लड़की धीरे से उसके बिस्तर पर बैठ गई। रामलाल ने घबराकर अपने बराबर वाले पलंग पर सोई हुई बीवी को देखा। वो गहरी नींद में थी। पल भर के बाद उस लड़की ने अपना नाजुक हाथ आगे बढ़ाया तो रामलाल के मुंह से एक लंबी और भयानक चीख निकल गई। इसके साथ ही उसने लैंप जला दिया। कमरा जगमगा उठा। रामलाल की चीख की आवाज़ सुनकर उसकी बीवी हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसने अपने शौहर की तरफ ताज्जुब से देखते हुए पूछा, क्या बात है? रामलाल ने उस जगह की तरफ देखा जहां वो लड़की बैठी हुई थी, लेकिन अब पलंग पर कोई नहीं था और सोफे पर रजिस्टर ज्यों का त्यों बंद पड़ा था। वो मुंह से कुछ नहीं बोल सका। उसकी ये हालत देखकर उसकी बीवी उसके पास चली आई और उसका हाथ थामकर बोली, क्यों, तबीयत तो ठीक है? आपने इतनी जोर से चीख क्यों मारी? रामलाल ने सारे कमरे में नजर दौड़ाई।
हर चीज़ अपनी जगह पर मौजूद थी। धीरे धीरे उसके होश वापस आ गए और वो धीरे से बोला, माफ़ करना, तुम्हारी नींद खराब हुई। मैं दरअसल ख्वाब में कोई भयानक चीज़ देखकर चीख पड़ा था। बीवी कुछ देर उसे टिकटिकी बांधकर देखती रही। रामलाल ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, जाओ सो जाओ, कोई फिक्र की बात नहीं है। मैं भी थोड़ी देर पढ़ने के बाद फिर सो जाऊंगा। जाओ तुम अपने पलंग पर जाकर सो जाओ, बच्चा अकेला है। बीवी अपने बिस्तर पर चली गई और रामलाल ने भी चादर ओढ़कर आंखें बंद कर ली। उसने जानबूझकर लैंप जलाए रखा। वो कमरे में अंधेरा करना नहीं चाहता था। वो अजीबोगरीब लड़की अंधेरे ही में दिखाई देती थी और रोशनी में कहीं गायब हो जाती थी। लेटे लेटे रामलाल ने कई बार चोर नज़रों से सोफे की तरफ देखा। उसने कमरे में भी नज़र दौड़ाई, लेकिन उसे वहाँ वो लड़की फिर नहीं दिखाई दी। अगले दिन रामलाल ने फैसला किया कि वो रजिस्टर देवदत्त को दे ही आएगा। वो जल्दी से तैयार हुआ और रजिस्टर बगल में दबाया और देवदत्त के घर की तरफ चल दिया। जब देवदत्त ने रजिस्टर वाले टिकट देखे तो वो खुशी से उछल पड़ा। कहने लगा, तुम नहीं जानते कि तुमने अनमोल खजाना पा लिया है। ये सुनकर रामलाल को ज़रा भी खुशी नहीं हुई। वो जल्द से जल्द इस बला से छुटकारा पा लेना चाहता था। वो जल्दी से बोला, मैं इन टिकटों के बारे में ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन अगर तुम चाहो तो ये रजिस्टर ले लो। देवदत्त खुशी से बोला, सच? लेकिन मैं ये रजिस्टर मुफ्त नहीं लूँगा। आखिर मैं भी तो इनको बेचकर रुपया कमाऊँगा। बोलो, तुम कितनी कीमत चाहते हो? अरे यार, सौदेबाजी की क्या ज़रूरत है? तुम्हें जो दिल चाहे दे दो। देवदत्त ने जब उसको 1000 रुपये दिए तो रामलाल को ये सौदा बुरा नहीं लगा। कुछ दिन बाद जब रामलाल की मुलाकात देवदत्त से हुई तो उसने देवदत्त का चेहरा उतरा हुआ देखा, जैसे वो काफ़ी दिन बीमार रहा हो। ये देखकर रामलाल के दिल में कुरेद पैदा हुई। उसने पूछा, कहो, वो टिकटों वाला रजिस्टर बिक गया या नहीं? हाँ, देवदत्त ने माथे पर बल डालकर जवाब दिया, बिक तो गया। कितने में बेचा? देवदत्त को ऐसा लगा जैसे रामलाल ने ये बात उसका मजाक उड़ाने के लिए कही थी। उसने धीरे से कहा, मैंने उसे 500 रुपये में बेच दिया। रामलाल चौंक कर पीछे हट गया। उसके चेहरे पर हैरत, डर और उलझन के आसार दिखाई दिए। उसकी ये हालत देखकर देवदत्त ने उसे सामने वाले रेस्टोरेंट में चलने के लिए कहा। वो रेस्टोरेंट मामूली किस्म का था। दोनों एक कोने में जाकर बैठ गए। देवदत्त ने चाय पीते हुए उसे जो कुछ बताया वो उसके लिए नई या अनोखी बात नहीं थी। उसी नौजवान लड़की का जिक्र था। यही सब देवदत्त पर भी बीती थी जो रामलाल के ऊपर गुजरी थी। सिर्फ फर्क इतना था कि देवदत्त अपने कमरे में बिल्कुल अकेला रहता था। रामलाल ने पूछा, तुम्हारे कमरे में तो चांदनी भी नहीं आती, फिर तुमने उस लड़की को कैसे देखा? वो खुद जगमगा रही थी जैसे चांद चमकता है। उसे देखकर मुझे डर भी लगा और मैं खो भी गया। फिर क्या हुआ? देवदत्त के चेहरे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें चमकने लगी थीं। उसने सिगरेट का लंबा कश खींचा और बहुत धीरे धीरे धुआं छोड़ते हुए बोला, वो इठलाती हुई मेरी तरफ बढ़ी। उसकी पायल की झनकार फिजा में हलचल पैदा करने लगी। वो बिस्तर पर बैठ गई। मैं अब भी यही समझ रहा था कि उसका वजूद सिर्फ ख्याली है। मैं अब भी यही सोच रहा था कि ये सिर्फ मेरा वहम है और उसे छुआ नहीं जा सकता। लेकिन जब उसने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा तो मुझे पता चला कि उसका जिस्म जीते जागते इंसान की तरह है। वो मेरे गले से लिपट गई। मैंने कांपते हुए लहजे में पूछा, तो तुम कौन हो? उसने बहुत ही धीरे से कहा, दुल्हन। हम मोहब्बत की दुनिया में खो गए। वो बरसों से बिछड़ी हुई किसी महबूबा की तरह प्यार कर रही थी।
रामलाल ने महसूस किया कि उसने सिर्फ अधूरी फिल्म देखी थी। बाकी का हिस्सा देवदत्त ने सुना दिया। अगर उन 2 रातों को वो भी लैंप नहीं जला देता तो शायद उसके साथ भी यही सब होता। उसने दिलचस्पी से पूछा, फिर क्या हुआ? देवदत्त कुछ देर तक सामने दीवार की तरफ देखता रहा। उसके चेहरे पर डर और उदासी की परछाइयां दिखाई देने लगीं। फिर उसने कहना शुरू किया, जब हम दोनों मोहब्बत में डूबे हुए थे तो मुझे उस लड़की के बाजू पर एक हाथ नजर आया। वो हाथ बहुत बड़ा, काला और ताकतवर था। मर्दाना अंदाज का वो हाथ किसी अजीबो-गरीब अंदाज के जानवर की तरह लग रहा था। मैंने नजरें उठाई तो मुझे एक बहुत ही भयानक शक्ल का आदमी नजर आया। एक भारी कद्दू के बराबर उसका सर था, बड़ी बड़ी अंगारों जैसी आंखें, नाक फूली हुई, बड़ी बड़ी मूछें। उसके कंधे चौड़े थे और बाजू की मछलियां उभरी हुई थीं। लड़की ने उसकी तरफ देखा तो चीख मारने के लिए मुंह खोला, लेकिन उस भयानक आदमी ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर उसे पलंग से घसीट लिया। रामलाल का जिस्म सर से पैर तक कांप उठा। वो भयानक आदमी उस लड़की को बालों से घसीटता हुआ ले गया। उसने लड़की का सर मेज पर रख दिया और अपना एक घुटना लड़की के पेट पर रखकर उसे दबाए रखा। लड़की का चेहरा मेरी तरफ था। धड़ का ऊपरी हिस्सा मेज पर था और कमर से नीचे का हिस्सा मेज के नीचे लटक रहा था। फिर उस भयानक आदमी ने एक तेज तलवार लड़की की गर्दन पर रख दी और उसे दबाना शुरू कर दिया। मैं साफ तौर से देख रहा था कि वो तलवार कितनी बुरी तरह लड़की की गर्दन में धंसती चली जा रही थी। उसके चेहरे और सीने की हड्डियां टूट गईं। खून का फव्वारा फूट पड़ा। लड़की का मुंह खुल गया। चमकते हुए दांत बाहर आ गए। आंखों की पुतलियां निकल पड़ीं। और बस इतना देखकर मैंने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करके चीख मारी और पलंग से कूदकर दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजे के बाहर मेरा नौकर सो रहा था। मैंने दरवाज़ा तो खोल दिया, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा कि क्या हुआ। सुबह को आंख खुली तो मैं पलंग पर लेटा हुआ था। नौकर पास ही खड़ा था। उसने बताया कि चीख की आवाज़ सुनकर वो जागा तो उसने देखा कि मैं दरवाज़ा खोल चुका हूँ। दरवाज़ा खोलते ही मैं बेहोश होकर गिर पड़ा था। उफ, कितनी भयानक कहानी है, रामलाल ने धीरे से कहा। लेकिन इसके बाद क्या हुआ ये भी तो सुनो। देवदत्त के इतना कहते ही रामलाल चौंक पड़ा। उस दिन मैंने इस बात का इंतजाम कर लिया कि बिजली का बटन मेरे करीब रहे। नौकर को बिजली जलाने के बाद कुछ दिखाई नहीं दिया था। मैंने सोचा कि अब कुछ नहीं होगा। जो कुछ मुझे देखना था वो देख चुका हूँ। सावधानी के तौर पर मैंने अपने नौकर को भी अपने पलंग के बराबर ही सोने के लिए कह दिया। रात का खाना खाकर मैं देर तक पढ़ता लिखता रहा और फिर सो गया। लेकिन वही 2 बजे के करीब मेरी नींद खुद ब खुद उचट गई। मुझे फिर हंसी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने आंखें फाड़ कर देखा तो सकते में रह गया। वही लड़की पिछली रात की तरह गहनों से लदी खड़ी थी। हम दोनों की नज़रें मिली तो वो पायल बजाती हुई आगे बढ़ी। मैं पूरी तरह घबरा गया था, लेकिन बिजली जलाने में कामयाब हो गया। इसके साथ ही मैंने नौकर को भी आवाज़ दी। वो फौरन उठ बैठा। हमने देखा तो कमरा बिल्कुल खाली पड़ा था। लड़की गायब हो चुकी थी। बस दूसरे दिन मैंने टिकटों के एक शौकीन को वो रजिस्टर बेच करके अपना पीछा छुड़ा लिया। ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। कई साल गुजर गए। इस भयानक घटना की याद उन दोनों के दिलों में अब भी मौजूद थी। इत्तेफाक से वो दोनों एक दूसरे शहर में गए। घूमते फिरते वो वहाँ के नीलाम घर पहुँचे। दुकान के अंदर पहुंचकर वो यूं ही इधर उधर की चीज़ों का जायज़ा लेते रहे। दुकान के पीछे बड़ा सा दालान था जहां इस वक्त नीलामी हो रही थी। वहां गए तो उनके सामने 150 आदमी बैठे हुए थे। उन आदमियों से ज़रा ऊंचाई पर
नीलाम करने वाला आदमी खड़ा था। इतने में उन्होंने देखा कि एक नौकर वही टिकटों वाला रजिस्टर लिए ऊपर आ रहा है। रजिस्टर के साथ कुछ किताबें भी बंधी हुई थीं। दोनों ने सोचा कि देखें आज इस रजिस्टर को कौन खरीदता है। रजिस्टर की पोली ख़त्म हो गई। इस बार किसी औरत ने उसे खरीदा था। वो रजिस्टर खरीदने वाली औरत को देखना चाहते थे, लेकिन जब वो औरत रजिस्टर थामे उनके करीब से गुजरी तो जैसे उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। ये वही लड़की थी जिसे दोनों दोस्त अच्छी तरह जानते थे। बाद में दोनों दोस्त इस टॉपिक पर बातचीत करते हुए कह रहे थे, शेक्सपियर के शब्दों में हम यही कह सकते हैं कि हम इस ज़मीन और आसमान के बीच कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी असलियत हम कभी नहीं जान सकते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।